नमस्कार, गुड इवनिंग। अमित शेखर हियर। और 16 अप्रैल के दिन, उम्मीद है आपका दिन आज अच्छा गया होगा। आज के दिन की शुरुआत में दो डिस्टर्बिंग खबरें आई हैं। एक तो हमारे कलीग हैं, उनकी बिल्डिंग में एक वॉचमैन कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो बिल्डिंग सील की गई है। और हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के आसपास के एक बिल्डिंग से भी एक मीडिया में काम करने वाले कलीग, हमारे पुलिस के कलीग हैं, उनको भी कोविड पॉजिटिव पाया गया है एंड ही हैज़ बीन टेकन अवे बाय द अथॉरिटीज। सो केसेस बढ़ रहे हैं, तो अपना ख्याल रखें। आसपास जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उनका पालन करें। आई थिंक इससे बड़ा काम हम अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स और पूरे देश के लिए नहीं कर सकते। तो प्लीज डोंट स्टेप आउट अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। मैं इसमें बहुत सारे जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उन सबको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले जो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ जो काम कर रहे हैं, और जो पुलिस के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अभी जैसे पिताजी के डायलिसिस के लिए जब हम जाते हैं तो उसके लिए पास की ज़रूरत हुई, तो मैंने पास ऑनलाइन एप्लीकेशन डाला था और 4-5 दिनों से नहीं आई। तो आज मैंने ट्वीट किया था, पब्लिक में नहीं बोला, एक डायरेक्ट मैसेज डाला था पालघर पुलिस को। मुझे डायरेक्टली उनके पीआरओ का नंबर सेंड किया गया कि आप उनसे बात करें। मैंने पीआरओ साहब से बात की, उन्होंने इमीडिएटली डिटेल्स लिए और उन्होंने बोला कि हम अप्रूव कर रहे हैं, आपको कल तक वो पास ऑनलाइन मिल जाएगी। और मज़े की बात है, मैं उनसे सर कह के उनसे बात कर रहा था और वो भी मुझे सर कह के बुला रहे थे। बहुत ही पोलाइट, बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन हुई। मेरे जो कलीग हैं जिनकी बिल्डिंग को सील किया गया है, उनके यहाँ भी बीएमसी के लोग आए और पुलिस के लोग आए और सबको इत्मीनान दिलाया कि आप चिंता ना करें, आप घबराएं नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी जाएगी, पैनिक ना करें। और बिल्डिंग का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें जो डॉक्टर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो भी हैं, और काफ़ी अच्छे से हैंडल किया जा रहा है उस पूरे सिचुएशन को। तो हम सबको काफ़ी ग्रेटफुल होना चाहिए ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन का, ऐसे जो लोग हैं जो अपनी जान की परवाह न करके हमारे और आपके लिए काम कर रहे हैं। तो हाथ जोड़ के उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक्स है। हमारे भी जान पहचान में बहुत सारे मित्र हैं जो पुलिस में हैं, अदर लॉ इन्फोर्समेंट्स में हैं। उन सबको हमारी तरफ से सल्यूट और सलाम है। हम शायद आपका ये जो एहसान और ये जो कर्ज है शायद नहीं उतार पाएंगे। तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, जो आज की हमारी टॉपिक है। हाय, जो लोग लाइव में जुड़ रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज की, और ये हमारे पिछले वाली टॉपिक से रिलेटेड है, बट आज हमने सोचा इसमें हम डीप डाइव करते हैं। तो आज की जो टॉपिक है कि ये जो फास्टिंग है उसके क्या फायदे हैं और क्यों पूरी दुनिया में इसके ऊपर में इतनी सारी बातें हो रही है। और देखिए आज का दिन कौन सा निकला, थर्सडे, बृहस्पतिवार। गुरुवार की फास्टिंग होती है और बहुत सारे लोग हैं वो साईं बाबा के नाम पे भी फास्टिंग करते हैं, अलग अलग। और एक और चीज आप देखेंगे, हर रिलीजन में किसी न किसी तरह की फास्टिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो आप सब भी शेयर करें और बताएं कि आप कौन से तरह की फास्टिंग आप करते हैं या आपकी फैमिली के लोग करते हैं, प्लीज बताएं। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो मैंने शुरुआत से पहले ये की कि फास्टिंग शब्द जो है, खुद को नियंत्रित करना, फास्ट करना, फास्टन अप, वहां से फास्टिंग निकल के आई है। अभी कितने तरह की फास्टिंग होती है, तो एक 7-8 तरह की फास्टिंग की बात होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फास्टिंग विच इज कॉल्ड इज वाटर फास्टिंग। तो इसमें जो लोग हैं वो सीधे सीधे पानी पीकर रहने की कोशिश करते हैं। हमारे हैं प्रधानमंत्री भी हैं जो नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन खाली पानी पीकर रहते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसकी शुरुआत करें, बट करने वाले लोग करते हैं। एक और हैं शर्मा जी, अक्सर हमारे बिल्डिंग में आते हैं। वो पूरे नवरात्रि में पूरे एक मतलब 15 दिन 20 दिन तक केवल पानी पीकर रहते हैं, और उनकी एनर्जी लेवल, वजन कम होता है बट उनकी एनर्जी लेवल पे फर्क नहीं आती। मेरे कलीग हैं, उन्होंने खुद से 16 दिन वाटर फास्टिंग की थी और बोले ठीक ठाक रह गए थे। बट ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। किसी एक्सपर्ट के अंदर में ही आपको वाटर फास्टिंग ट्राई करनी चाहिए। मतलब आप और कुछ नहीं ले रहे हैं, केवल सादा जल पीकर आप अगर रह पा रहे हैं तो उसको वाटर फास्टिंग बोलते हैं। दूसरी है जूस फास्टिंग, जिसमें आप घर पे फ्रेश जूसेस निकालें, वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस निकालें और खाली उसको पीकर रहें। ये काफी लोग करते हैं। तीसरी है माइक्रो न्यूट्रिएंट फास्टिंग, जिसमें आप कुछ खास तरह के हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, उनको पानी में मिलाकर काढ़े जैसा बनाकर पीते हैं। ये भी किसी एक्सपर्ट के अंदर ही आपको करना चाहिए। उसके बाद जो चौथी तरह की फास्टिंग है वो लिक्विड फैट्स फास्टिंग है। ये थोड़ी मुझे ठीक ठाक लग रही है, लिक्विड फैट फास्टिंग।
और इसमें क्या करते हैं कि आप एक ज्यादा समय तक खाली पेट रहते हैं, जैसे रात को खाया तो अगले दिन तक कुछ नहीं खाया है, और सुबह में खाली आप एक कॉफी या ग्रीन टी लेते हैं जिसमें आप मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड एमसीटी ऑयल डालते हैं, या बटर डालते हैं, या घी डालते हैं, या कोकोनट ऑयल डालते हैं, और उसका सेवन करते हैं। ये सीधे आपके ब्रेन्स को कीटोन्स प्रोवाइड करता है, आपकी एनर्जी लेवल डिप नहीं होती, और आपको लंच तक भूख नहीं लगता। तो फिलहाल तो हमारे यहाँ ये चल रहा है, और बड़े ही खुशी के साथ आपको बता सकता हूँ कि मैडम भी इसमें शामिल हैं। तो अभी उन्होंने ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं और हम सीधे लंच पर जा रहे हैं। इसके क्या फायदे हम आगे आपको बताएंगे। उसके बाद वाली जो है ब्लेंडेड फूड फास्ट, इसमें स्मूदीज बना के, जैसे खाने की जो चीजें हैं उसको लिक्विड फॉर्म में कम मात्रा में लेकर के ज्यादातर हरी सब्जियां और फल उनकी स्मूदी बनाते हैं, थोड़ा दूध मिलाते हैं, थोड़ी क्रीम वगैरह मिला के करते हैं। मतलब ठोस जो खाना है उससे दूर रहना है। उसके बाद वाली जो है वो है रॉ फूड फास्टिंग। इसमें क्या करते हैं, कुक्ड खाना नहीं खा रहे हैं, मतलब वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं। किस तरह की एनिमल प्रोडक्ट इस फास्टिंग में लोग नहीं लेते हैं। तो रॉ फूड फास्टिंग, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, अच्छे से जानता हूं, जो कि रॉ फूड खाकर ही रहते हैं, खाली जो फल है या ड्राई फ्रूट्स हैं इसके अलावा कुछ भी नहीं लेते। और उनका लॉजिक ये है कि पहले के लोग भी ऐसा कर चुके हैं। हालांकि इस तरह की फास्टिंग में कुछ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होने के चांसेस होते हैं, तो आपके जो डॉक्टर हैं उनसे आप संपर्क में रहें। जो भी मेरे मित्र हैं और जो भी सुनने वाले हैं, अगर आपने एक बार 30 क्रॉस कर लिया है तो हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आपके खाने में, आपके जो रोज की जो रेजिमेंट है उसमें कोई ना कोई एक सप्लीमेंट होनी चाहिए जिसमें मल्टीविटामिन्स हों और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हों। तो जो मैं खुद से कई सालों से ले रहा हूँ वो रिवाइटल एच है, जो मेन करके आती है, और मैडम लेती हैं वो रिवाइटल विमेन। एक 10-15-20 रुपए पर दिन का कॉस्ट आता है, बट भगवान की दया से आप सब ये अपने ऊपर अफोर्ड कर सकते हैं। एटलीस्ट जो रेडी डेली रिकमेंडेड अलाउंस जो बोलते हैं, RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंस, वो तो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की शायद मिल जाए उन चीज़ों से। तो उसके बाद रॉ फूड के बाद वाली फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें जो विंडो पीरियड है वो अगर आपने 12 से 16 घंटे रखा तो आप क्वालिफाई हो रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए। तो जैसे रात को खाना खा लिया, 9 साढ़े 9 बजे खा लिया, और अगले दिन अगर आप सीधे 1 बजे लंच कर रहे हैं तो शायद आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली। और इस बीच में आप ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी ले सकते हैं, दूध की चाय, चीनी मिली हुई, वो आपकी फास्टिंग को तोड़ देगी। नींबू वाली चाय पिए, कम चीनी डाल करके, अगर चीनी अवॉइड कर सके तो पूरी कर लें। हमारे यहाँ पूरी तरह चीनी अवॉइड नहीं हो रही, चीनी वाली रहती है, थोड़ा उसमें नमक भी डालते हैं। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारी डिनर और लंच के बीच का जो वक्त होता है वो है। अभी हम जो 8 बेनिफिट बात करने वाले कि फास्टिंग से क्या क्या 8 बेनिफिट होते हैं, तो उसमें से सबसे पहला बेनिफिट है ये आपकी मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। अब मेटाबॉलिज्म को कैसे, मेटाबॉलिज्म मतलब आपकी शरीर की जो पूरी एक्टिविटी है। तो बॉडी में दो तरह की एक्टिविटीज होती रहती है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक इज जिसमें आप बिल्ड कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, और कैटाबॉलिक कैटलिस्ट, टूटना। तो एनाबॉलिक कैटाबॉलिक दोनों एक्टिविटीज को जो बैलेंस है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए हर दिन हमारे शरीर में से लाखों सेल्स मर जाते हैं, उनको हम शेड करते हैं, बट नए सेल्स बन भी रहे हैं, तो ये एक बैलेंस है, ये बना रहता है। तो इसमें एक हार्मोन है, इनफैक्ट एक ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, आप सबने सुना होगा। और अक्सर लोग इसको एक गलत तरीके से ही पता चलता है कि अरे उनका थायराइड बढ़ गया। थायराइड के लेवल्स बढ़ते हैं। थायराइड तो ये कंठ के नीचे एक ग्लैंड होती है जिसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, बेस ऑफ द थ्रोट में होती है, और ये बहुत सारे हार्मोनल फंक्शंस को रेगुलेट करती है। तो जो डॉक्टर्स हैं, संगम भाई हैं, और बाकी जो लोग सुन रहे होंगे, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से कितनी इंपॉर्टेंट है एक थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग चलते रहना हमारी बॉडी में। तो थायराइड जो ग्लैंड है उससे जो हॉर्मोन्स, अब थायराइड किससे किससे बात करती रहती है, आपके हाइपोथैलेमस से बात करती रहती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से, ओवरीज से, टेस्टिस से, इन सब से थायराइड डायरेक्ट कनेक्शन में रहती है। और बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसको कंट्रोल करने का ये काम करती है बहुत बहुत हद तक। तो अगर आपकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो आपकी बॉडी में फैट स्टोर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर हार्मोनल फंक्शंस प्रॉपर हैं तो आपके बॉडी में जो फैट स्टोर्ड हैं वो रेडिली एक्सेसिबल होंगे बॉडी को जब भी जरूरत हो। अभी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आते ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
हार्मोन है जिसका नाम है, आप सबने सुना होगा, इंसुलिन। ये हमारी पैनक्रियाज में ही बनता है, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर में बनता है, एड्रिनल ग्लैंड्स पे बनता है। और ये, इसको आप एक तरह से एनर्जी स्टोरिंग हार्मोन बोल सकते हैं। तो इसका जो बॉडी में काम है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को बॉडी कैसे हैंडल करती है डिसाइड करता है। कि आपने कुछ खाना खाया तो उस समय इंसुलिन की लेवल बॉडी में बढ़ जाएगी, क्योंकि इंसुलिन क्या करेगा, जो ब्लड के फ्लो में जो ग्लूकोज आई है उसको स्टोर करेगा, ठीक है। तो वो रेडिली स्टोर होगी, और इंसुलिन ही है जो कि ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज अगर है तो उसको फैट में भी कन्वर्ट करता है, लिपोजेनेसिस होती है, लिपिड जेनेसिस बनना। तो ये काम भी इंसुलिन के जिम्मे आता है। तो अभी फास्टिंग क्या करती है? फास्टिंग जो है आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल को ही कम कर देता है। अब ये बताइए कितनी कमाल की चीज है कि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम हो गया, मतलब आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज, एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोरेज करना बॉडी कम करेगी। तो आज की डेट में अगर हम अपने आप को पूरी तरह से देखें तो हर एक इंसान हजारों कैलोरी अपने बॉडी पे एक्स्ट्रा लेके चल रहा है, जो कभी इस्तेमाल ही नहीं होती, क्योंकि हम तो हमेशा उसके ऊपर पाइल ऑन करते जाते हैं। हाँ, बॉडी को मौका नहीं देते। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, वो बॉडी को एक मौका देती है कि अपने जो फैट स्टोर करके रखा है उसका थोड़ा इस्तेमाल कर सके। हम इसके बारे में और बात करते हैं, बट पहले सब लोग को हाई बोल देते हैं, जो बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं। दुर्गेश पांडे जी, सौरभेंद्र शर्मा जी, पापा विकास कुशवाहा जी, प्रिया हाय, एंड समीर साहा जी, मैं बढ़िया हूँ। अभिनव कुमार जी, थैंक यू सो मच। छवि त्यागी भाई हाय, और इधर भी जो इंस्टा पे जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं आप सबको भी हेलो है। और कंटिन्यू करते हैं। तो दो बॉडी में हार्मोन्स हैं, एक है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। ये दोनों बैलेंस करते हैं। अब इंसुलिन और ग्लूकागॉन का जो संबंध है ये ऑन ऑफ है। तो जब इंसुलिन रिलीज हो रही है तो ग्लूकागॉन रिलीज नहीं हो रही होगी। तो मान लीजिए इंसुलिन क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है फैट को। ग्लूकागॉन के लेवल्स कभी बढ़ते हैं, जब भी आप फास्टिंग कर रहे होते हैं। तभी जब इंसुलिन के लेवल कम होंगे ग्लूकागॉन रिलीज होगी, तो आपकी फैट जो बॉडी में स्टोर्ड है उसका इस्तेमाल चालू होगा। अब ये जो है कौन सा अच्छा है बुरा नहीं, दोनों जो, इंसुलिन भी जरूरी है बॉडी में, ग्लूकागॉन भी जरूरी है, बट ये दोनों बैलेंस आउट करते हैं तभी आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग होती है। लेकिन अभी हमने क्या कर दिया, हम लगातार खाते रहते तो इंसुलिन की लेवल्स हमेशा बढ़ी रहती है, बेचारा ग्लूकागॉन रिलीज ही नहीं हो पाता। तो जब भी आप बॉडी को एक लंबा पीरियड देंगे फास्टिंग का, तभी बॉडी ग्लूकागॉन के एक्शन को बढ़ाएगी। एक और चीज, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा फैट कौन से ऑर्गन्स बर्न करते हैं? मसल्स। अब मसल्स जब भी इस्तेमाल आप करेंगे तो फैट बर्न होगा। अब ये आपका डायरेक्ट कनेक्शन है एक्सरसाइज से। तो जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे, और मैं बहुत ही एक्सरसाइज की रिकमेंडेशन कभी नहीं देता, 30 मिनट्स वॉकिंग, अगर आज के समय में आपके फैसिलिटी है, आप वॉक कर सकते हैं, आप कीजिए। नॉर्मल स्ट्रेच, वजन उठा लेना, भारी चीजें उठा लेना, ये सब जो है मसल्स जहां भी काम करेंगे, आजकल तो घर में ही हाथ बता दें, कुछ काम करें तो उसमें ही जहां पसीना निकल जाए तो आपकी एक्सरसाइज हो गई। तो मसल्स फैट बर्न करते हैं। हालांकि इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस के हिसाब से नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि वेट लॉस ऑटोमेटिक होगा, बट वो हमारा ध्येय नहीं है। आगे इनसे क्या फायदे होते हैं हम आपको बताएंगे। एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जोनाथन बेलर साहब बोलते हैं कि आप कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करते हैं, आपका खाना कम करते हैं, तो आपकी मसल मास में रिडक्शन हो सकता है। लेकिन आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, उतनी ही कैलोरी लें जितनी आप पहले ले रहे थे, खाली खाने के बीच में टाइमिंग बढ़ानी है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि क्या हम लंच में कम खाते हैं? नहीं, लंच हम प्रॉपर नॉर्मल खा रहे हैं, डिनर प्रॉपर खा रहे हैं, खाली हमने ब्रेकफास्ट स्किप किया है, वो भी हर दिन नहीं। अब वीकेंड को जब भी बच्चे बोलते हैं कुछ ब्रेकफास्ट बनाओ, कुछ करो, पोहा वहा बनता है, तो हम भी कभी कभार खा लेते हैं। तो एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट कोशिश ये रहती है कि वीक में 5 से 6 दिन कम से कम हमारे इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो शेड्यूल है वो चलता रहे। तो एक पहला बेनिफिट वो था कि आपकी मेटाबॉलिज्म को फास्टिंग इंप्रूव करती है। सेकंड बिगेस्ट बेनिफिट, फास्टिंग बूस्ट्स द ब्रेन फंक्शन एंड प्रिवेंट्स न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। फास्टिंग जो है हमारी मस्तिष्क की कैपेसिटी को, ब्रेन के फंक्शन को इंप्रूव करती है, और ब्रेन रिलेटेड जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस हैं, अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है, उनके चांसेस कम होते हैं। कैसे? फास्टिंग जब भी आप कर रहे होते हैं तो आपकी ब्रेन से सेक्रीट होती है BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर्स। ये उर्वरक हैं, खाद हैं हमारे ब्रेन के लिए, और ये ब्रेन खुद से खुद के लिए बनाती है। BDNF क्या करता है?
BDNF ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है और नॉर्मल मेंटेनेंस जो है ब्रेन का करना, ये BDNF का काम है। जब भी आपके ब्रेन में BDNF की सिक्रेशन होती है तो डिप्रेशन के लेवल कम हो जाते हैं। BDNF से एक और फायदा है, ये रिस्टोर करता है न्यूरोजेनेसिस, जो नए न्यूरॉन्स की जो जेनेसिस है, बनना जो है, वो रिस्टोर करता है। साथ में इट इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ न्यूरोनल साइनेप्सेस, जो न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं उनकी डेंसिटी को बढ़ाता है। और भी इंटरेस्टिंग बात, तो ये जो न्यूरोनल साइनेप्सेस आपके बढ़ेंगे मतलब आपकी याददाश्त मजबूत होगी, न्यूरोजेनेसिस बढ़ेगी, मतलब आपके जो ब्रेन सेल्स हैं उनको नई जीवन मिल रही है BDNF की वजह से। वो कैसे हो रही है? जब आप फास्टिंग कर रहे हो। आई विल कम टू द सुगाता। साथ में ये एक और चीज को प्रोमोट करती है, वो है न्यूरोनल ऑटोफेजी। ऑटो मतलब खुद को, फेजी मतलब खाना। मतलब जब भी आप फास्टिंग के स्टेज में होते हैं तो ब्रेन के अंदर में ऑटोमेटिक क्लीनिंग चालू हो जाती है। और ब्रेन क्या करता है? जो रिमूविंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ ब्रेन सेल्स, जो कमजोर हैं, जो काम नहीं कर पा रहे, उनको हटाना, उनको रिसाइकल करना, मतलब एक तरह से रिपेयर होती है जब भी आप फास्ट कर रहे हो। तो जो लोग फास्टिंग करते हैं, और अभी मैं खुद का भी उसमें कोई एग्जांपल बता सकता हूं, क्योंकि न्यूरल ऑटोफेजी अगर चल रही है तो आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है, और अगर न्यूरल ऑटोफेजी का टाइम ब्रेन को नहीं मिलता है तो न्यूरल ऑटोफेजी नीचे गई तो डिमेंशिया के चांसेस, अल्जाइमर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट? अभी मेरे एक मित्र हैं सुगाता, जो पूछ रहे हैं, सर कैन यू हाईलाइट द रीजन व्हाई फास्टिंग कॉजेज एसिडिटी? अभी फास्टिंग की वजह से एसिडिटी नहीं हो रही है। एसिडिटी इज बिकॉज, कहीं एक लिखा है, और मैं आगे भी इसमें आ रही है बात, आज के डेट में फूड इज नॉट बिकॉज हमारी नेसेसिटी नहीं है, फूड एक हैबिट बन गई है। 3 टाइम खाना, 4 टाइम खाना, भले भूख लगे ना लगे, और ये कहीं ना कहीं से जेनेटिक और हेरिडिटरी भी है। मेरी माता जी ने मुझे एक सिखा दिया था बचपन से, शायद दादी की तरफ से आया था, कि एक रात को खाना नहीं खाएगा तो एक चिड़िया के बराबर मांस कम हो जाएगा बॉडी में। बच्चे के लिए बड़ा स्केरी था, मेरे दिमाग में रह गया। तो आप कुछ भी कर ले, डिनर अवॉइड करना मेरे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। मैडम आई थी कल कुछ कहने के, लाइट सा खा लेते, नहीं डिनर में लाइट नहीं खा सकते। तो ये सुगाता काफी हद तक ये कंडीशन जो है ना एसिडिटी की, आप खाली खाने के बारे में सोचकर भी बॉडी में एसिड फॉर्मेशन चालू कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक एक तरह से रिस्पॉन्स एक्शन है, आपके जो डिफॉल्ट ब्रेन है। आप अगर रेफर बैक टू द हस्की ब्रेन एंड द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तो हस्की इज इन फुल फोर्स व्हेन इट्स आस्किंग यू टू ईट ईट ईट। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, अगर आपको फास्टिंग से एसिडिटी हो रही है, आप कुछ ऐसी नेचुरल रेमेडीज देखें, जैसे सौंफ का पानी है पीना, वो आपके लिए शायद अच्छा हो सकता है। खाली पेट ना रहें, आप कुछ ऐसी चीजें मतलब धीरे धीरे ट्राई करके देखें। आप इंडिविजुअली, मैं आपसे बात करके आपको टिप दूंगा कि आप कैसे इसको, एसिडिटी को कम कर सकते हैं। दूसरा, एल्कलाइनाइजिंग चीजें जो हैं वो रात को खाने सोने जाने से पहले कुछ आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने ओवरऑल डे इन डे आउट जो डाइट होती है। सबसे ज्यादा एल्कलाइनाइजिंग फूड आज के डेट में नींबू को ही माना गया, तो नींबू पानी का मोर कंजम्पशन इज बेटर। When you are doing fasting for longer, it improves your brain focus, it improves the clarity, और एक ब्रेन फॉग नाम की चीज होती है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, दुविधा वाली जो हालत होती है, आपको पता भी नहीं होगा कि ये कंडीशन क्या होती है। जब आप रेगुलर फास्टिंग में रहने लगते हैं तब सडनली आपको लगता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इज इंप्रूविंग, बिकॉज आपका जो ब्रेन फॉग है वो हट गया है, BDNF बन रहे हैं ब्रेन में, नए नए न्यूरोनल कनेक्शंस बन रहे हैं। तो ये फायदा था दूसरा फास्टिंग का, कि आपकी ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाता है और न्यूरोजेनरेटिव डीजेनरेटिव डिसीजेस जो होते हैं उनको स्लो डाउन करता है। तीसरा, इसके ऊपर हम एक पूरी एपिसोड भी कर चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लोज डाउन द एजिंग प्रोसेस। जो एजिंग की प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करता है। रोशन बता रहे हैं, आई ऑब्जर्व फास्टिंग ऑन एवरी थर्सडे ऑफ साई बाबा। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है ये। तो आप सुबह से लेकर के रात तक फास्टिंग करते हैं और डिनर करते हैं, ये मेरा मानना है। आप कंफर्म करेंगे उसको रोशन। बाकी लोग भी बताएं कि आपकी फास्टिंग की रेजिमेंट कैसी है, आप कौन सी तरह का फास्ट करते हैं, या फिर आपका जो एवरेज एक खाने से दूसरे खाने के बीच में कितने घंटे का गैप हो पाता है, वो चेक करके बताएं। तो हम बात करते हैं एजिंग को कम करने की। तो एक हार्मोन है विच इज कॉल्ड एज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये जो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होती है बॉडी में अगर आप फास्टिंग कर रहे हो, रिलीज होती है पिट्यूटरी से।
ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को यूथ हार्मोन भी बोलते हैं। अभी यूथ हार्मोन क्यों बोलते हैं? इसकी मात्रा बच्चों में सबसे ज्यादा होती है। अब देखिए बच्चे कितने वाइब्रेंट होते हैं, कितने एक्टिव होते हैं। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो एनाबॉलिक है, ये शरीर में नई चीजें बनाता है, शरीर को नई ऊर्जा देता है, इसलिए उसको यूथ हार्मोन भी बोला गया है। अभी इसकी जो लेवल है ये 18-22 साल तक जाते जाते आपकी बॉडी में पीक करती है, उसके बाद ये नीचे जाना चालू करती है। ये कौन से स्टेट्स में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती है? जब भी आप सो रहे हो, तो अच्छी नींद आपकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, आपको यंग रखने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, जैसे वजन उठा रहे हो और वजन उठा के चल रहे हो, कुछ हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो जिम के अंदर में, या फिर डे टू डे लाइफ में भी भारी चीजें जब भी उठा रहे हो, तो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और फास्टिंग के समय में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। साथ ही साथ ये ग्रोथ हार्मोन सेल को रिपेयर करते हैं। जो पूरी बॉडी में जो सेलुलर रिपेयर चलती है उसको ग्रोथ हार्मोन मेंटेन करते हैं। तो अगर आपकी स्लीप पैटर्न अच्छी है, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वजन उठा रहे हैं, और अगर आप साथ के साथ फास्टिंग कर रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स बढ़ेंगे। तो ये जो है कमाल की चीज है। तो जिन लोगों को ज्यादा दिनों तक खुद को यंग रखना है, ज्यादा दिन तक बीमार के बिना जिंदगी बितानी है, उन सब के लिए रिकमेंडेड है कि आप फास्टिंग को अपनी डे टू डे लाइफ में लेके आए। और मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा कि आप हमारे कल्चर में, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, आप देख लें, जो भी साधु संत सूफी फकीर या फिर प्रीस्ट हुए हैं, सबके सब फास्टिंग को बड़ी अच्छी तरह से अपने लाइफ में लेकर चलते हैं। अभी एक टेस्ट में देखा गया कि चूहों में फास्टिंग कराई गई, तो एक दो तरह के चूहे थे। एक चूहों को हर समय खाना मिल रहा था, और एक जो चूहे थे उनको एक दिन पूरा फास्टिंग में रखते थे और अगले दिन खाना देते थे। हालांकि दोनों एक ही तरह की कैलोरी खा रहे थे। जो रोज खाने वाले जितना खाते थे, वो फास्टिंग के बाद वो दूसरे चूहे जो फास्ट से निकलते थे वो भी उतनी ही खाते थे। बट दोनों के लाइफ में कितना फर्क आ गया? जो चूहे एक दिन की फास्टिंग कर रहे थे उनकी लाइफ बस 83% बढ़ी। 83%, ऑलमोस्ट 100%। कमाल की बात है। फिर एक और चीज देखी गई है, जो जंगल में रहने वाले जो जानवर होते हैं वो काफी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और उनकी लाइफ स्पैन काफी ज्यादा होती है, क्योंकि वो नेचुरल कंडीशंस में है। बट हमारे यहाँ हमें मैच्योर होते होते 18-22 साल चले जाते हैं, और हमारी लाइफ स्पैन जो है वो 60-70 तक जाते जाते। तो वो एक नेचुरल डिसएडवांटेज हमारा है, क्योंकि हम नेचर से अलग आ गए हैं। कुछ कमेंट आ रही है, psychological aspects can't be ignored. I completely agree, Sugata. Psychological aspects are very, very important. Let me see some comments coming over here. Hi everyone. I observe fasting on every Tuesday. अच्छा, रोशन ही है उधर भी. Thank you so much. We'll continue. तो एक सीरियन आदमी है, उनकी बात है कि फास्टिंग की बात ही चल रही है, तो उनकी टोटल उम्र थी 133 साल, और 80 साल की उम्र के बाद उनको 9 बच्चे हुए थे। डॉक्यूमेंटेड है। एक आर्मीनियन आदमी है, जो उनके मिलिट्री रिकॉर्ड के हिसाब से उनकी जो एज थी 167 ईयर थी। अभी हाल में ही 124 साल की उम्र में साउथ इंडिया के एक गुरु गुजरे हैं, श्री श्री जो हरि रविशंकर जी हैं, उनके गुरु थे, जिनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, वेदों की पढ़ाई की थी। वो 124 साल की उम्र में चलते फिरते पढ़ाते वढ़ाते गए हैं। हमारी इंडिया की बात है। वैसे ओकिनावा, जो हम अक्सर बात करते रहते हैं, जापान का एक आइलैंड है, वहां की एवरेज जो, मतलब 90 वाले तो कमाल के लोग हैं, 100 से ज्यादा जीने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। ओकिनावा डाइट में फास्टिंग बहुत ही प्रिडोमिनेंट है, बहुत ही पॉपुलर है। हम जो इंडियंस है, भारतीय, हमारी जो एवरेज लाइफ स्पैन है अभी वो 76 ईयर्स हो गई है। अभी नई एक चीज की बात हो रही है, लाइफ स्पैन की नहीं, हेल्थ स्पैन की, कि आपने 76 साल की जीवन में अपनी कितनी जिंदगी हेल्थ को अच्छे हालत में जिया है, वो आपका हेल्थ स्पैन है। बाकी तो आप कितनी भी साल जी लें, वो आपकी लाइफ स्पैन हुई। तो अभी साइंटिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट बात कर रहे हैं कि आपकी हेल्थ स्पैन को, एक हेल्दी लाइफ पीरियड को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी रिकमेंडेड है। तो मेरे रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आप अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएं। एक साथ शुरुआत ना करें, थोड़े थोड़े पीरियड से करें, फिर देखें आपकी बॉडी कितना एंड्योर कर सकती है उसको, उसके हिसाब से आप कॉल लें। But while fasting, I feel depressed, and while exercising in gym or after exercise, I feel very happy. Why? Good question. Is it also got to do with your conditioning of the brain? Is my question. And what I would recommend, Roshan, is आप ना वो कॉफी विद MCT ऑयल वाला फंडा ट्राई करके देखें, अगर आपको फास्टिंग से डिप्रेशन हो रही है। हालांकि हम इसके डिप्रेशन के ऊपर में फास्टिंग का क्या इफेक्ट है वो भी आगे बात करने वाले हैं।
और जब भी आप जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो बॉडी बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसमें एक ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर भी है, साथ में आपकी बॉडी से रिलैक्सिंग हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, विच मेक्स यू पेप अप एंड यू फील गुड। हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं उनको। तो इंसिडेंटली एक और चीज देखी, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि यूएसए में जो एवरेज एज है लोगों की वो 72 साल है, 72 ईयर्स, बिकॉज वो लोग अपने आप को बहुत अब्यूज करते हैं खाने के मामले में। वहां के डॉक्टर्स की एवरेज एज कितनी होगी? पेशेंट से ज्यादा होनी चाहिए ना, 58 ईयर्स। इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम करते हैं कि वो खुद को, अपने आप को नहीं रख पाते ज्यादातर डॉक्टर। हालांकि अभी बहुत सारे आपको डॉक्टर्स के नाम बता दूंगा, ईस्टर्न ग्लैडवेल हैं, डॉक्टर मार्क हाइमन है, ये सब 60 70 80 में चले गए हैं, और डेविड पर्ल मटर हैं, ये सब मतलब दे आर एक्सटेंडिंग देयर लाइफ टू अ लॉन्गर पीरियड। सो फास्टिंग स्लोज एजिंग, इट्स बीन प्रूवन। एंड ये कैसे कर रहा है? ये आपकी जीन एक्सप्रेशन में भी मदद करता है। तो हमारी बॉडी में, जैसे हम बात कर रहे थे कि हर तरह के जीन्स अवेलेबल हैं, बट कौन से जीन निकल के आपको अपना असर दिखाएंगे, उस पर फास्टिंग का बहुत ही एक रोल है। तो अच्छे वाले जीन्स की एक्सप्रेशन होने के लिए फास्टिंग इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा है कि आपको जो एजिंग स्लो करने वाले जीन है वो तभी निकलते हैं जब भी आप फास्टिंग के स्टेट में होते हैं। जब भी आप खा रहे हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो वैसे जीन निकलेंगे जो आपको जल्दी मारने की कोशिश करेंगे। तो कितने टाइम खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं ये भी बोलूंगा कि आप जो नॉर्मल खाना खाते हैं वही खाएं, जो पोर्शन है वही सेम रखें। खाली एक इंटरमीडिएट फास्टिंग का आपने टाइम पीरियड बढ़ा दिया, आप ऑटोमेटिकली बेनिफिट देख पाएंगे। अभी तक की टॉपिक आपको कैसी लग रही है? मुझे थम्स अप दें, बताएं कि अगर आपको ठीक लग रहा है तो। उसके बाद चौथा बेनिफिट जो है, इट इंप्रूव्स द इम्यून फंक्शन एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट कैंसर। अब बताइए, जब भी आप फास्ट करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, बॉडी का इम्यून फंक्शन इंप्रूव होता है। और द करंट ओपिनियन ऑफ ऑन्कोलॉजी जर्नल में लिखा गया है कि फास्टिंग डिक्रीजेस कार्सिनोजेनेसिस, जो कैंसर बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको स्लो करता है, ट्यूमर के ग्रोथ को स्लो करता है, कीमोथेरेपी की इफेक्ट को बढ़ाता है। खुदा न खास्ते जिनको अगर कैंसर हो गई है, अगर वो कीमोथेरेपी के दौरान फास्टिंग लेते हैं तो कीमोथेरेपी की असर बढ़ जाती है। टाई बोलिंगर हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया है, उनका बोलना है कि हम सब हर दिन कैंसर के सेल्स अपने बॉडी में बनाते हैं, बट ये हमारी इम्यून सिस्टम है जो कि एक्टिव रहती है, तो उन कैंसर के सेल्स को मार डालती है। ये हर दिन चलता रहता है, इसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। बट हमें किसको बचाना है? हमारी इम्यून फंक्शन को। फास्टिंग उसमें बहुत बहुत मदद करती है। एक और है जर्नल ऑफ कैंसर इन्वेस्टिगेशन, उसमें यह बताया गया है कि फास्टिंग इंक्रीजेस द लाइव्स इन रैट्स जिनमें ट्यूमर था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक हेल्दी रैट के अंदर में ट्यूमर पैदा किए, और उनको अगर फास्टिंग की हालत में रखा गया, तो जिस ग्रुप को फास्टिंग की हालत में रखा गया उनकी एज बढ़ गई, जिनको फास्टिंग नहीं की, जिनको ट्यूमर होने के बाद भी खाना रेगुलर देते गए, उनकी ट्यूमर बढ़ती गई और जल्दी मर गए। एक दूसरे रैट में लिम्फोमा इंड्यूस किया गया। लिम्फोमा एक तरह का कैंसर होता है, और जिन रैट्स को फास्टिंग पे रखा गया उनमें लिम्फोमा 0% रही। जिन रैट्स को फास्टिंग नहीं करने दिया गया, खाना दिया गया लिम्फोमा के बाद, 33% कंटिन्यू टू हैव फुल ब्लास्ट लिम्फोमा। वापस रिपीट करता हूं, कैंसर के ग्रोथ को भी फास्टिंग रोकने में काफी हद तक फायदेमंद है। और एक सिंपल सी लॉजिक है, सबसे ज्यादा हंग्री सेल्स बॉडी में होते हैं कैंसर सेल्स। वो बहुत सारे न्यूट्रिशन आपकी बॉडी से लेते हैं, नई एंजियोजेनेसिस होती है, उनके आसपास से वो नई धमनियां बनाते हैं अपने पास न्यूट्रिशन लेने के लिए। जब आप फास्ट करते हैं तो सबसे पहले, सबसे ज्यादा तेज से उनको ही चाहिए होता है न्यूट्रिशन, वो जैसे ही रुकता है, रुक जाते हैं। आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा ग्रो होने वाली चीज कौन सी है? मरने के बाद भी नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं कुछ दिनों तक। इसीलिए कीमोथेरेपी में जब भी आप नई सेल्स की जनरेशन को रोकने की कोशिश करते हैं, तो कीमोथेरेपी का सबसे पहला साइड इफेक्ट है आपके बाल चले जाते हैं। आप कनेक्शन समझ पा रहे होंगे। सो फास्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप सेम कैलोरीज खा सकते हैं एज अ नॉर्मल पर्सन। थैंक यू अभिनव कुमार जी, राकेश शर्मा जी थैंक यू, दुर्गेश पांडे जी थैंक यू सो मच, थैंक यू कुशवाहा साहब थैंक यू। सो आप ज्यादा समय तक फास्टिंग करें, वही खाना खाएं, जितना आप खाना चाहते हैं उतना खाएं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, लेकिन फास्टिंग इंपॉर्टेंट है। एक और चीज है, रॉस बोलते हैं हम उसको,
रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, इनको आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोल सकते हैं। ये नेचर में पाई जाती है। ये आप सांस ले रहे हैं, उसमें प्रदूषण है, उसमें जो प्रदूषण आ रही वो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाती है। और ये फ्री रेडिकल्स है जो हमारी बॉडी को हमेशा डैमेज पहुंचाते रहते हैं। अभी जब भी आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाती है। कमाल की बात है, हम इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे। एक इंटरेस्टिंग कमेंट आ रही है, इफ आई मिस माई लंच और डिनर एट माई रेगुलर टाइम देन आई फील वीक एंड स्टार्ट शिवरिंग, व्हाई दिस हैपेंस, दैट्स द रीजन आई ट्राई टू अवॉइड फास्टिंग। बहुत ही कॉमन सा ये ऑब्जर्वेशन है। अब इसमें क्या हो रहा है विकी, आपका बॉडी शुगर स्पाइक हो रहा है, ग्लूकोज स्पाइक हो रहा है, क्योंकि आप जो शायद बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे हैं, आप नॉर्मल जो खाना ले रहे हैं उसमें इमीडिएट शुगर लेवल जैसे बॉडी में कम होने लगते हैं, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। उसमें क्या करना है, आपको स्लोली जो नॉर्मल खाना है उससे धीरे धीरे हटें, नट्स ड्राई फ्रूट्स लेके आए जो न्यूट्रिएंट डेंस फूड होते हैं, बट जिनको पचाने के लिए भी बॉडी को काम करना होता है। शुगर कम करने की कोशिश करें। तो बॉडी अभी क्या है आपकी, बिल्कुल तरह से वो इस पैटर्न पे है कि चीनी मिलेगी तो इस्तेमाल करूंगा, वो फैट का इस्तेमाल करना भूल गई है। समझे आप? तो जब भी आप एक बार इंसुलिन को आराम देंगे धीरे धीरे तो ग्लूकागोन काम में आएगा, तब फैट ब्रेकिंग चालू होगी। और जब फैट ब्रेकिंग चालू होती है जिसको कीटोसिस बोलते हैं, सबसे आपको मालूम है सबसे डिफिकल्ट फैट कहां जमा होती है? आपके पेट के नीचे, कमर के पास जो होती है ना, तो आप उसको छू के देखें तो एक टायर मोटी सी होती है। आप अपने पेट के आगे के हिस्से को भी पकड़ कर देखें तो जो पकड़ेंगे इतना या इतना, आपको पता चलेगा कितनी फैट है। इसको विसरल फैट हम बोलते हैं, बट ये कभी यूज में नहीं आती क्योंकि हम बॉडी को मौका ही नहीं देते हैं। तो जब भी आपको भूख लग रही हो, आप फास्टिंग कर रहे हैं, उस बीच में आप सीधे सडन फास्टिंग पे ना चले जाएं। बीच बीच में आप नींबू पानी पिए बिना चीनी के, कुछ ड्राई फ्रूट्स खाएं, धीरे धीरे अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज करें। और एक और चीज मैं रिकमेंड करूंगा जो मैंने खुद से अपने ऊपर ट्राई की, मैं भी हर 2 घंटे में खाने वाला इंसान था, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि दिन में 6-7 बार खाते थे। उस समय बॉडी बनाने का शौक हुआ था तो 6 पैक भी निकाले थे बॉडी में। फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, ये सब इतना करने की जरूरत नहीं, लॉन्ग टर्म में 6 पैक वाले लोग ज्यादा दिन नहीं जी पाते, तो मेरा टारगेट 130 साल जीने का है। तो उसके हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लेके आए। तो आप ओट्स पे ध्यान दें, आप हाई ग्लाइसेमिक फूड जो होते हैं ड्राई फ्रूट्स पे ध्यान दें। आप साथ में बहुत सिंपल सी चीज है, छुहारा होती है जिसको डेट्स बोलते हैं, डेट्स रखें। जब भी आपको लगे कमजोरी हो रही है आप उसको खा लें, बट नॉर्मल खाना धीरे धीरे अवॉइड करने की कोशिश करें, बहुत मजा आएगा आपको। और इसके बारे में भी हम आपसे डिटेल में और सामने सामने बात कर सकते हैं। मैं और थोड़ी और समझने की कोशिश करूंगा कि आपके और बॉडी पैटर्न्स क्या हैं, उसके हिसाब से हम आपको कुछ सलाह सजेशंस दे सकेंगे। बट क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट अपनी बॉडी को देखते हुए उसके हिसाब से धीरे धीरे स्ट्रेच करना, उसको आगे बढ़ाना है। ओके, सो हम पहले बात कर चुके हैं कि जो फास्टिंग है वो कीमो की जो साइड इफेक्ट होती है उसको भी रिड्यूस करता है। जो भी कीमोथेरेपी ले रहे हैं, अगर वो फास्टिंग के रेजिमेन अपने अंदर कीमोथेरेपी के दौरान लेके आते हैं, हालांकि उल्टा होता है, जो कीमो पे जाते हैं उनको बोलते हैं और खाओ और खाओ और खाओ। जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं और साथ में फास्टिंग करते हैं तो उनकी कीमो के जो साइड इफेक्ट्स होती है वो बहुत कम हो जाती है, डॉक्यूमेंटेड है। पांचवी चीज, इट इंप्रूव्स इंसुलिन सेंसिटिविटी। इसके बारे में पहले भी बात कर चुके, पर थोड़ी और बात करते हैं। इंसुलिन जो है ये हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को कैसे हैंडल करती है वो मैनेज करता है। तो जब आप फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को मैनेज करना ज्यादा अच्छे से सीख पाती है, क्योंकि हमारे हार्मोनल फंक्शंस को भी ये कंट्रोल करता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, लिवर जो कि हम सेकंड ब्रेन बोलते हैं, काफी एक्टिव ऑर्गन है, हमें हम अपने लिवर का ख्याल रखना चाहिए काफी हद तक। तो इंसुलिन की ब्रेकडाउन कौन करता है? लिवर करता है। अभी आपके बॉडी में जो कंटिन्यूअस लेवल ऑफ इंसुलिन है तो लिवर के ऊपर भी असर आता है ब्रेक डाउन करने का। ठीक है, तो फास्टिंग की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाना, तो जो लोग प्री डायबिटिक है, जिनको डायबिटीज होने के चांसेस हैं, एकदम डॉक्यूमेंटेड है कि अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी लाइफस्टाइल में लेके आ गए, आपको जिंदगी में डायबिटीज नहीं होगी। इवन व्हेन आपके फैमिली में डायबिटिक हिस्ट्री चल रही है, कुछ फूड सोर्सेज भी हैं, हम एक टॉपिक करेंगे, हाउ नॉट टू डाई बिकॉज ऑफ डायबिटीज। ये मेरी अगली आज ही थॉट आई थी कि डॉक्टर माइकल ग्रेगर साहब हैं जिन्होंने 4-5 सीरीज बनाई है कि किडनी डिसीज से नहीं मरे उसके लिए क्या करना है, डायबिटीज से नहीं मरे, हाइपरटेंशन से नहीं मरे, कैंसर से, तो कौन सी खाने की चीजें हैं जो हम इस्तेमाल करें और क्या लाइफस्टाइल चेंजेस लाएं, वो हम आगे के टॉपिक में लेने की कोशिश करेंगे। बट फास्टिंग एक कॉमन थीम है। तो ये था बेनिफिट नंबर 5। नाउ कमिंग टू बेनिफिट नंबर 6, इट इंप्रूव्स डाइजेशन। कमाल की बात है,
खाना नहीं खाने से डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। अभी देखिए, आप जब भी, ये कमाल की है, ये जादू है। अभी खाने की चीज़ आज कुछ आस-पास दिख नहीं रही है, बट अभी मान लीजिए कि ये माउस है, इसको मैं बनाना मान लूँ और ये बनाना मैं खाऊँ, ये थोड़ी देर के बाद बनाना अमित शेखर बन जाता है। हम कुछ भी खाएँ, वो हमारी बॉडी उसको हमारी बॉडी बना देती है। तो बेसिकली आपकी बॉडी, हमारी बॉडी वही है जो हम खा रहे हैं। तो बॉडी उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में बहुत सारा एनर्जी भी इस्तेमाल करती है, डाइजेस्ट करने के लिए। बिकॉज़ इट इज़ टर्निंग फूड इंटू यू। ये चमत्कार है पूरा भगवान का। अभी एक और चीज़ बताएँ आप। अभी आप जो कोविड-19 रिलेटेड टीवी पे जो इन्फॉर्मेशन देख रहे होंगे, खाली एक देखिएगा, जो पेशेंट क्रिटिकल होता है, उसको जिंदा रखने के लिए कितने सारे ट्यूब, मशीन आजू-बाजू, दाएँ-बाएँ लगे रहते हैं। और जब भी आप नॉर्मल हैं, जब भी आप हेल्दी हैं, तभी आपको उस बॉडी का ख्याल नहीं रहता। लेकिन खाली एक सांस रुकने लगती है तो वेंटिलेटर, हार्ट के लिए मशीन, मतलब कितनी मशीनें लगती हैं एक आदमी को आर्टिफिशियली जिंदा रखने के लिए। तो हमें हमारी बॉडी को बड़ी इज्जत भी देनी है और संभाल के भी रखना है। अभी जो इम्यूनिटी है बॉडी की, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गट के ऊपर में है। अगर आपने अपने पेट को आराम नहीं दिया, हमने जो हमारे माइक्रोबायोम है, जो बैक्टीरियाज हैं, जो वायरसेस हैं, 3 ट्रिलियन वायरसेस हमारे बॉडी में रहती है भाई साहब, और ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज रहती हैं, जो कि हमारी बॉडी को एक एक क्या बोलूं, वो हमारी बॉडी उनके लिए कॉलोनी है, और वो बहुत सारे केमिकल्स, विटामिन बनाती हैं, इम्यूनिटी में हमारी सपोर्ट करते हैं। उनको अपना काम करने के लिए ब्रेक चाहिए। अभी मैं आपको एक कैसे बताऊं कि बॉडी तभी अच्छे से काम करती है जब इसको बीच में ब्रेक मिले। अब हम क्या कर रहे हैं, 4 5 6 बाद माइकल ग्रेगर साहब बोलते हैं कि आपकी बॉडी तो हमेशा आपको रिपेयर करने में लगी रहती है, खुद को रिपेयर करने में, बट आप 4 बार 5 बार खाना डाल के उसको रोक देते हैं। तो अपना सब काम रोक के चलो खाना पचाते हैं, उसमें लग जाती है। और ये जो 4 बार 5 बार खाने की जो साइकिल है, ये बिल्कुल नेचुरल नहीं है। जो हमारी पहले जो हमारे पूर्वज थे, वो तो दिन में 1 2 मील खाते थे। शिकार करेंगे तो खाएंगे। ये एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के बाद, फूड की एक्सेसिबिलिटी होने के बाद, ये खाना हमारे पास इतने पास में रहने लगा कि हम हर समय खाना 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 ही कर रहे हैं। एक और चीज, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑब्जर्व करते हैं, उनकी बॉवल फंक्शन अच्छी होती है, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। जिनको अल्सर्स हैं, कोलाइटिस हैं, आप बेसिकली ये सोच के देखिए कि आपके पेट में अल्सर है, घाव है, और आप टाइम टू टाइम खाए जा रहे हैं, तो सूखेगा कभी? समझ रहे हैं आप? इसी तरह से कोलाइटिस में भी मदद करता है। अभी मैं एक को दूसरी तरह से आपको समझाना चाहूँ, जो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सचिन पात्रा। ये इंडिया से यूएसए में जाके रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने किताब लिखी है, द सर्कैडियन रिदम। हम कभी उसकी बात करेंगे। तो सचिन साहब का कहना है कि खाली 100 साल पहले तक तो रात के 7 बजे के बाद इंसानियत सो जाती थी। ये जो रात को जगने का पैटर्न अभी शुरू हुआ है, तो रात का जो समय था जब हम जल्दी खा के सोते थे, और सुबह में फिर शिकार करने जाओगे तभी खाओगे ना, तो अगला खाना मिलते मिलते 12 1 बज जाते थे। तब तक का जो पीरियड था, तो हमारी बॉडी रिपेयर होती थी। ये इस तरह का एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपके घर के बाहर का रोड खराब है, बहुत गड्ढे हो गए हैं उसमें, रिपेयर करने के लिए ट्रैफिक रोकनी होगी ना। कि ट्रैफिक आप चलाते रहेंगे और रोड रिपेयर होता रहेगा? नहीं। तो ट्रैफिक वो हिस्सा रोड का रोक देते हैं, रात को रिपेयर होती है, अब सुबह जाते बोलते वाह कमाल है, रोड एकदम स्मूथ हो गया। तो हमारी जो गट है, वो भी एक रोड है, और इसको रिपेयर के लिए समय चाहिए, जो कि हम देते नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं, पेट के रिलेटेड बीमारियां भी हैं। तो जो लोग पेट के रिलेटेड बीमारियों से भी परेशान हैं, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग धीरे धीरे शुरुआत करके देखें, आपको जरूर फायदा दिखेगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं। 7वीं चीज जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, इट इंक्रीजेस पर्सनल डेवलपमेंट। अभी बताइए, कमाल की बात है, ये आपको अच्छा इंसान बनाएगी। मतलब कैसे? एक बिलीफ है, अगर मेरी बॉडी ने कैंसर पैदा किया, तो मेरी बॉडी उसको हील भी कर सकती है। ये थॉट था क्रिस का। एक वेबसाइट है उनकी, क्रिस बीट्स कैंसर। बेचारा 26 27 साल के बच्चे को 3rd स्टेज का कोलोन कैंसर निकल के आता है, कोई इलाज नहीं लेता, खुद को बोलता है अगर मेरी बॉडी ने कैंसर पैदा किया है, रिसर्च किया कौन से खाने की चीजों से कैंसर होता है, मैं उन चीजों को नहीं खाऊंगा, हेल्दी चीजें खाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा। भाई साहब, 3rd स्टेज कैंसर से क्रिस ने अपने आप को पूरी तरह ठीक कर लिया। अभी वो रोल मॉडल हैं। आप में से कोई भी जाकर उनकी वेबसाइट चेक कर सकता है, मैं रिसोर्स शेयर कर दूंगा, क्रिस बीट्स कैंसर।
आज की डेट में उनकी लाइफ का पूरा एक ही मकसद है, जिन लोगों को कैंसर हुआ है उनको टिप्स दें कि कैंसर से कैसे बाहर निकलें बिना दवाई के। पॉसिबल। शॉन स्टीवेंसन, जिनके पॉडकास्ट से काफी हद तक प्रभावित है आज की बात। शॉन को एज अ यूथ, एज एन एडल्ट, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी भाई साहब। इतनी सारी गलत लाइफस्टाइल थी उनकी, जंक फूड पे इतना डिपेंडेंस था, और उनको एक डीजेनरेटिव डिसीज भी थी। डॉक्टर्स ने बोला कि आपका कुछ इलाज नहीं हो सकता, बट उन्होंने खुद को बोला यार कितनी दवाई खाना, कितने दिन तक दर्द झेलना है, लाइफस्टाइल चेंज की, एक्सरसाइज बढ़ाए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स बढ़ाए, न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया। न्यूट्रिशन जीरो था उनका। अभी शॉन मॉडल है, उनकी वेबसाइट का नाम है द मॉडल हेल्थ शो। फैंटास्टिक, नंबर 1 पॉडकास्ट इन द एंटायर हिस्ट्री। आप जाएं, चेक करें, मैं रिसोर्सेज शेयर करूंगा। शॉन ने भी सोचा कि मेरी बॉडी ने ये हालत पैदा की है, मैं उस हालत को चेंज कर सकता हूं। तो एक समथिंग इज कॉल्ड, हमारी बॉडी की इन्नेट इंटेलिजेंस होती है, हमारी बॉडी बहुत समझदार है। और फास्टिंग जब भी आप करते हैं तो आप युवल नोहारी भी फास्टिंग की बात करते हैं, जैक कैनफील्ड फास्टिंग की बात करते हैं, विपासना की बात करते हैं। मैं तो इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात कर रहा हूं। ये लोग हैं जो खाना कम खा के 10-10 दिन चुपचाप बैठे रहते हैं, जिससे आप खुद से कनेक्ट हो सके। तो मैं अपनी खुद की टॉक से ऐड करूं इसको, तो जब भी आप फास्टिंग करते हैं तो आप हस्की से कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। हस्की आपको हमेशा बोलता रहेगा भूख लगी होगी तो चलना कुछ खा ले, तकलीफ क्यों दे रहा, खा ले, कुछ नहीं होता, खा ले। जब भी आप उसको कंट्रोल करेंगे वो चुपचाप बैठ जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा मुझे खाना नहीं देगा और मुझे थोड़ी देर ऐसे ही मैनेज करना है। तो क्या करेगा वो? हस्की वुड स्टार्ट मैनेजिंग द बॉडी विद द फैट विच इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो बड़ी इंटेलिजेंट है हमारी पूरी जो मैकेनिज्म है, पूरा शरीर जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो इसको मौका देना है पहले हमें रिपेयर होने का, ठीक होने का। ओके, एक और चीज, हर रिलीजन में फास्टिंग की बात की जाती है, क्योंकि जब भी आप फास्ट करते हैं तो आप जो भी आपका सोर्स है, भगवान है, नेचर है, उससे अपने आप को पास में पाते हैं। और एक और पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, आप जो फास्टिंग करते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग 15-16 घंटे की, उसके बाद आपको लंच में जो भी मिला आप कितने प्यार से खाते हैं उसको, ओहो हो। इनफैक्ट आपकी स्वाद जो है, जीभ, वो भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। आपको वही कॉमन खाना जो आप हर दिन खा रहे थे, 16 घंटे की फास्टिंग के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मैडम ये हंस रहे होंगे सुन के। और जो सही जो भूख है, एकदम जो भूख चल रही है, उस पर आपने अगर विजय पाई है, आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। आप हम्बल हो जाते हैं, आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिटी के साथ समझ में आती है। आप खाने की इज्जत करना शुरू करते हैं। आप खाना फिर उसके बाद वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, जब भी एक बार खाने की इंपॉर्टेंस आप समझ जाएंगे। आपके टेस्ट में तो डेफिनेटली चेंज आएगी। आपकी टेस्ट बड्स, जो पैलेट है, उसको भी आराम मिलता है। तो पूरी जो सिस्टम है वो रिपेयर हो रही है, रिसाइकल हो रही है। तो आपकी बॉडी को ये रीसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसे बात देखिए कि ये जो कार है वो लगातार चल रही है और उसको रिपेयर का टाइम नहीं मिल रहा है, तो कभी ना कभी तो रुक जाएगी ना। तो हमारी कार को भी रिपेयर के लिए रुकना होता है, रिफिल करना होता है और रेस्ट करना होता है। इसी में एक जुड़ी बात है, जर्नल ऑफ साइकेट्रिक रिसर्च में देखा गया कि जो लोग डिप्रेशन के मरीज थे, उनमें फास्टिंग अगर उनको दी गई है तो उनकी विजिलेंस, जो चौकन्नापन है, वो बढ़ गई, मूड में इंप्रूवमेंट हुई है और सब्जेक्टिव फीलिंग बढ़ी है। वो खुद को ज्यादा लायक पा रहे हैं। ये है जर्नल ऑफ साइकेट्रिक रिसर्च में पब्लिश हुई। दूसरी, जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन हेल्थ एंड एजिंग में ये देखा गया है कि जो लोग फास्टिंग करते हैं, खासकर ये उन लोगों में देखा गया जिनकी उम्र ज्यादा है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जिनके मूड और डिप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम थे, उनमें मूड इंप्रूवमेंट की और डिप्रेशन इंप्रूवमेंट की बात आई है जब भी उन्होंने फास्टिंग रेगुलरली करना चालू किया है। यह है जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन हेल्थ एंड एजिंग के टॉपिक। लास्ट बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 8वीं टॉपिक है, ये रिड्यूस करती है बॉडी के इन्फ्लेमेशन को और एक्सेलरेट्स हीलिंग। जो हमारी शरीर में सूजन होती है वो उसको रिड्यूस करती है और हीलिंग बढ़ाती है। जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, हमने पहले बात की ना, ROS, तो ये हमेशा आजू बाजू में हमेशा फ्री रेडिकल्स हमें बॉडी में मिलते रहते हैं और ये क्या करते हैं, ये टिश्यू डैमेज करते हैं, DNA डैमेज करते हैं। तो फास्टिंग क्या कर रही है, फ्री रेडिकल्स की संख्या को कम करती है। तो आपकी बॉडी में DNA डैमेज कम होता है, प्रोटीन डैमेज कम होता है, इससे ऑटोफैजी इंक्रीज होती है। ऑटोफैजी मतलब जब भी आपके शरीर में रेडिली खाना अवेलेबल नहीं होता है, तभी आपकी जो सेल्स हैं वो उसको
क्या करने लगती हैं, सफाई में लग जाती हैं कि चलो सेल के अंदर देखते हैं कि कौन सा आदमी है जो काम नहीं कर रहा है, उसको निकालते हैं, और जो काम कर रहा है उसको प्रोत्साहन देते हैं। रिसाइकलिंग चालू होती है। एक जर्नल है एनल्स ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिशन, उसमें बताया गया है कि 12 घंटे डेली फास्टिंग करने वाले लोगों की बॉडी में, ब्लड में होमोसिस्टीन और सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन के लेवल्स कम होते हैं। मैं वापस रिपीट करूंगा, 12 घंटे से ज्यादा फास्टिंग करने वाले लोगों की बॉडी में होमोसिस्टीन और सी रिएक्टिव प्रोटीन्स कम होते हैं। ये सीधे सीधे मार्कर्स हैं बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होने के। आपकी बॉडी में जलन है, जल रहा है बॉडी अंदर से, वो कैसे पता चलता है? ये होमोसिस्टीन और सीआरपी लेवल से। अगर किसी को हार्ट अटैक आती है तो डायरेक्टली उसका सीआरपी लेवल चेक किया जाता है। आपकी सीआरपी लेवल बढ़ी है मतलब आपकी हार्ट अटैक हुई थी। तो बॉडी की जो सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करती है फास्टिंग, ये कहता है एनल्स ऑफ मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन का। बहुत ही पावरफुल बात है, ध्यान दें आप इसको। अब हम ऑटोफेजी की बात पे आते हैं। तो 2016 की नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन मिली थी योशिनोरी ओशुमुनी। 2016 बहुत पहले की बात नहीं है। उन्होंने क्या खोजा था? खोजा नहीं, उन्होंने ये मालूम किया कि ऑटोफैजी बॉडी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ऑटोफैजी ट्रिगर कब होती है? जब भी आप फास्ट कर रहे होते हैं। ऑटोफैजी करती क्या है? ये सेल को रिसाइकल करती है, रिपेयर करती है, रीजनरेट करती है, इंप्रूव करती है, हमारे पूरे बॉडी के एक तरह से रीसेट करती है वो। तो क्या हमें हमारी बॉडी को रिपेयर करने का, रीसेट करने का मौका देना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल देना चाहिए। और उसके लिए आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपने अपने हिसाब से किस तरह की फास्टिंग आपको करनी है उसके ऊपर में आप ध्यान दें। हमने एक इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर में भी एक टॉपिक की थी, आप चाहें तो उसको रिविजिट करें, देखें। आपके कुछ अलग स्पेसिफिक सवाल होते हैं, आप मेरे से बिल्कुल पूछें, मैं बताऊंगा अगर मुझे इमीडिएट मालूम है, नहीं तो मैं ऑफिस रिसर्च करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। वैसे मजे की बात, आज की टॉपिक शाम तक क्लियर नहीं थी, फिर बैठा और सोच से सोच दिमाग में आई कि चलो फास्टिंग की बात करते हैं, और फिर थोड़ा ज़्यादा समय मांगा मैंने आपसे कि 7:30 को करते हैं। तो कल हम वापस 7 बजे मिलेंगे और कल मैं बात करूंगा किसी एक डेडली डिसीज और उससे बचने के लिए हम खाने में क्या करें, जिससे हम, और लाइफस्टाइल क्या चेंजेस करें कि हमें वो बीमारी हो ही नहीं। ठीक है, तो हम उस पर आएंगे। और अभी एक समय है जो हमारे कुछ टॉपिक्स, फ्राई पोटैटो इज कॉज ऑफ कैंसर, इज इट इज ट्रू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे जो फ्राइंग है ये एक गलत कुकिंग मीडियम ही है। तो चाहे जिसने भी शुरुआत की थी, बड़ा अच्छा ही शुरुआत किया। आप किसी भी चीज को फ्राई कर दें तो उसकी जो स्वाद है वो बढ़ जाती है, बट जो कैलोरीफिक इनटेक है, जो न्यूट्रिशनल व्यू पॉइंट है, उससे वो नुकसानदायक हो जाती है। तो फ्राइंग अवॉइड करने की बात है, बट कैंसर होता है ऐसी बात नहीं है। हाँ, कैंसर किन चीजों में आता है, जब हम कैंसर वाली टॉपिक पे आएंगे तो फिर हमको बताएंगे कि कौन सी चीज है जिसको खाने से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अभिनव। तो अगला टॉपिक है हमारा, हम आएंगे उसके ऊपर। तो अभी एक समय है कि हमारे जो भी लोग लाइव ज्वाइन हुए, आप सबको धन्यवाद कहने का। दुर्गेश पांडे जी, शौरबिंद शर्मा, पापा, विकास जी, प्रिया, हाय, समीर साहा जी, अभिनव जी, छवि त्यागी, सुगाता, रोशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। दुर्गेश, राकेश शर्मा जी, थैंक यू। अभिनव, नितेश, विक्की, सुगाता, सोमा मंडल जी, अभिनव, सिद्दीक साहब, थैंक यू। एंड टाइम टू से थैंक यू टू